नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? भारतीय लोकतंत्र के चारों स्तंभ क्या मजबूत और सुदृढ़ है? क्या प्रेस की स्वतंत्रता अक्षुण्ण है? क्या मीडिया अपना पत्रकारीय धर्म निभा रहा है? क्या वह जनता के पक्ष में खड़ा है या फिर सत्ता में रसूखदार लोगों की सेवा में लगा हुआ है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं संजय कुमार जी। संजय कुमार जी इंटरनेशनल मीडिया में काम कर चुके हैं, अभी भी अरब न्यूज के भारतीय संवाददाता के रूप में काम कर रहे हैं। आज इन विषयों पे हम बात करेंगे, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। संजय जी, स्वागत है आपका। पहला थैंक यू। सवाल यही कि कल दिल्ली में दो बड़े प्रदर्शन हुए। एक केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन था और भाजपा ने भी प्रदर्शन किया केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर। इन दोनों प्रदर्शनों का जो कवरेज हो रहा था, जिसमें मीडिया के कैमरा पर्सन या रिपोर्टर्स गए थे, जो मीडिया कवरेज हो रहा था उसे देखकर ये लग रहा था कि कैसे आपको एक तरीके से कटघरे में खड़े करने में मीडिया पूरी ताकत के साथ लगा है और बीजेपी को बचा रहा है। दूसरी तरफ जो अमित शाह की जो पुलिस है, उसने कैसे कल पत्रकारिता का गला घोटा। तस्वीर वायरल हुई है जिसमें दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी, शायद रविकांत नाम है, उन्होंने एक फोटोग्राफर के गले को कैसे जकड़ा हुआ है। जो जानकारी मिली उसमें कई पत्रकारों के हाथ टूटे हैं, घायल हुए हैं। तो कैसे बर्बर हो जाती है पुलिस, जबकि पुलिस अपना काम कर रही थी और प्रेस के लोग अपना काम कर रहे थे। क्या पुलिस वहां कुछ छुपाना चाह रही थी जिसे मीडिया वालों ने कैमरे में कैद कर लिया था? क्या है ये पूरा मामला? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप दोनों दोनों प्रोटेस्ट को देखेंगे तो आप का जो प्रोटेस्ट था, उन्होंने प्रोटेस्ट तो होने ही नहीं दिया। जब शुरुआती ही दौर में उन्होंने सारे प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करके बस में डालकर सबको दूसरी जगह लेकर चले गए। और ये जो झड़प की हम जो विजुअल्स देख रहे हैं, जो झड़प हुए जो शुरुआती दौर में, वो सारे उसी की प्रक्रिया में है कि फोटोग्राफर्स उन वो पिक्चर्स कैप्चर करना चाह रहे थे जब पुलिस आपके प्रोटेस्टर्स को बस में जबरदस्ती ठूस रही थी और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था प्रोटेस्ट के लिए। दूसरी तरफ एक वो भी विजुअल है जब बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस के बैरिकेड्स पे चढ़ के उसको धक्का दे के गिराते भी हैं। आपको ये विजुअल्स आपके तरफ से नहीं दिखेंगे। खैर, लेकिन जो रिपोर्टिंग आप मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में देखेंगे, चाहे जो विजुअल्स देखेंगे, उसमें कहीं भी ये एक क्रिटिकलिटी नहीं आता कि कैसे एक ही दिन दो प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस हैंडल करती है। एक एक तरफ सत्ताधारी के दल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको किस किस रेस्पेक्टफुल्ली उन्होंने प्रोटेस्ट करने दिया। सारे जो डेमोक्रेटिक वे में जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का जो तौर तरीका कायदा सारे उन्होंने फॉलो किया, ऐसे दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे उनको प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया। वो प्राइम मिनिस्टर के हाउस तक मार्च करना चाह रहे थे, कल उनका यही प्रोग्राम था, लेकिन वो प्रोटेस्ट रोड पे आ ही नहीं पाई। वो आज शुरुआत होते ही वहीं पे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और सबको बस में डाल करके एक कहीं दूसरे जगह ले जाकर फिर छोड़ दिया गया। तो आप ये जो एक निष्पक्षता होनी चाहिए थी मीडिया की तरफ से कि कैसे इन प्रोटेस्टों को इन इन दो जो जितने भी विरोधी विरोध करने का जो तरीका दोनों ने अपनाया, और कैसे पुलिस एक तरह लोग जो सत्ताधारी लोगों को सहूलियत पहुंचा रही है, दूसरे तरफ विपक्षी दलों को प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है। ये दिखाना चाहिए था, ये जरूरी था, ये मीडिया के लिए, चूंकि और भी जरूरी इसलिए था कि मीडिया के
कुछ कर्मियों को पुलिस ने जबरदस्ती करने की कोशिश की उनके साथ। उनका विजुअल साफ दिख रहा है कि उनका गला पकड़े हुए हैं, उनको जोर जबरदस्ती करके धक्का दे रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये विजुअल्स वगैरह कितना मतलब एक साफ है कि जो ये दिखाना है ये कि जो कैसे पुलिस वो विजुअल्स आने नहीं देना चाहती कि वो लोगों को अरेस्ट करके ले जाना चाह रहे हैं, साफ है। और कुछ विजुअल्स तो ऐसे भी है कि एक पत्रकार का हाथ टूट गया, शायद हिंदुस्तान टाइम्स के वो फोटोग्राफर थे। सबसे बड़ी जो जो एक चिंता की विषय ये भी है, जो हमें लगता है एज ए पत्रकार, कि जो मीडिया हाउसेज जिनके जिन फोटोग्राफर्स को ये फोटोग्राफर्स जिन मीडिया हाउस से आते थे, उन लोग वो मीडिया हाउस ने भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया और कोई स्टैंड नहीं लिया। जो भी है अभी सोशल मीडिया पे ही जो क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, ना कोई अभी मेरे ख्याल से प्रेस क्लब वगैरह ने भी अभी कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया है, और भी जितने भी जो जर्नलिज्म के ये संस्थान हैं, क्लब्स वगैरह, उन्होंने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया। सबसे सैड पार्ट तो ये है कि जो मीडिया हाउस है उन्होंने भी ऑफिशियली इस चीज़ के बारे में नहीं बोला है। तो अब जब आप एक्सेप्ट करने लगते हैं इस चीज़ को कि जो मीडिया हाउस अगर नहीं बोल रही, स्टैंड नहीं ले रही है, दैट मीन्स वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि जो हुआ सही हुआ। तो इससे और भी पुलिस लोगों का मनोबल बढ़ता है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन का मनोबल बढ़ता है, और ये आने वाले दिनों में और भी क्रूअल हो सकते हैं। जी, मीडिया में जो संपादक हैं, खासकर टेलीविजन मीडिया में जो संपादक हैं या एंकर हैं, वे लोग तो एसी में बैठ करके मोटी रकम लेकर के काम करते हैं, लेकिन जमीन पर कैमरा पर्सन या फिर रिपोर्टर काम करते हैं विपरीत परिस्थितियों में। इसके बावजूद जान जोखिम में डालकर करते हैं। इसके बावजूद जो उसका हाउस है वो एक ट्वीट नहीं करता है पक्ष में। तो क्या एक दिन आंच वहां तक नहीं पहुंचेगी? अभी आपने देखा होगा कि सुधीर चौधरी ने एक कार्यक्रम किया था स्मृति ईरानी के साथ, पर कुछ सवाल कर दिया था, तो कैसे उनको एक तरह से फटकार लगाई थी उन्होंने। तो वे भी तो नहीं बच रहे हैं। नहीं, वो तो इंडिकेशन साफ है कि आप हमसे सवाल मत कीजिए। सवाल करेंगे तो हम आपको हम लपेटे में ले लेंगे, आपको हम बेइज्जत कर देंगे, आपको जितना हो सके उस ढंग से हम तहस नहस कर देंगे। ये तो इंडिकेशन साफ है। आप या तो हमारे साथ हैं या तो फिर हमारे साथ नहीं है, बस यही है। आप निष्पक्ष नहीं है। एक साफ इंडिकेशन साफ है, या तो यू आर विथ मी और यू आर नॉट विथ मी। देयर इज नो न्यूट्रल ग्राउंड। जी, पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव आपके पास है। क्या मीडिया आज विपक्ष को बदनाम करने का टूल तो नहीं बन गया है? और नागरिकों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है उसे। संदेश खाली का मामला जब आता है तो मीडिया बीजेपी के नेताओं के साथ अपने काम पर लग जाता है, लेकिन मणिपुर की घटना पर चुप रहता है। उधर जो खिलाड़ी का मामला, रेसलर्स का मामला आया, उसमें किस तरह की रिपोर्टिंग हुई, या अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, वो लग भी रहा है। जो डेटा आए हैं उसके हिसाब से कैसे ईडी को आगे करके छापेमारी कराई गई, फिर बॉन्ड के जरिए चंदा लिए गए, यानी चंदा का जो धंधा था उसमें किस तरह से एक घोटाला किया गया, बहुत बड़ा घोटाला। उसमें बीजेपी प्रमुख भूमिका में है वही, लेकिन मीडिया का कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और अमित शाह जो तर्क देते हैं कि हमारे पास इतने सांसद हैं और मुझे तो इतना ही मिले, जैसे लगता है कि वो चंदा जो मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो सांसदों के ऐशो आराम के लिए मिला है। तो उस तर्क को आगे बढ़ाता है मीडिया, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो सवाल खड़े होते हैं कि कैसे बीजेपी ने ईडी को आगे करके वसूली की, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। ये कारण क्या है? ये क्या लग रहा है? ये मीडिया में इतनी गिरावट, बल्कि सत्ता की दलाली में लगा है पूरी तरह से नंगई के साथ। इसका विरोध लोग कर भी रहे हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ बदल नहीं रहा है।
नहीं नहीं, बदल कहाँ रहे हैं वो तो आप देखिए क्या हो रहा है कि ये डाइवर्जन की तरफ ले जा रहे हैं। आज मैं शाम को ही देख रहा था टेलीविजन, अलग अलग टेलीविजन चैनल्स, कुछ कंगना रनौत के मसले को लेकर जो सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट किया था, जिसको उन्होंने गलत बोला कि उन्होंने नहीं किया, खैर उसी उसी मसले को अभी लेकर वो अभी भी पड़े हुए हैं। एक दो सपा में क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में उस पे, तो कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी माना जा रहा है कि जो जो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में इतना बड़ा घोटाला सरकार की तरफ से कभी नहीं हुआ, जो और ये उगाही है। जिस ढंग से खुलासे हो रहे हैं, जिस ढंग से सारी सच्चाइयाँ अब वापस ये आके उभर रही है, उसमें ये लग रहा है कि जो सरकार बहुत सारे ईडी का इस्तेमाल इसलिए करती थी कि उससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदवाने हैं, उससे चंदे उगाही करवाने हैं, ठेका इसलिए देती थी कि उससे उससे फिर चंदा लेना है। तो ये साफ है, क्विड प्रो को मीन्स कि आप ये चंदा लो और हमें पैसा दो, ये साफ है। अगर एक नॉर्मल टाइम्स में अगर ये एक पत्रकारिता पत्रकार लोग या पत्रकारिता जगत के लोग एक अपना काम सही से करते तो आज इस सरकार को नंगा कर देते, लेकिन ये यहाँ ये नहीं हो रहा। और आप बहुत सारे मसले पे ये केवल ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बचाने। एक सवाल नहीं सरकार से, कोई प्रोग्राम नहीं, मतलब आप देखेंगे टीवी डिबेट्स में कितने भी आप मेन स्ट्रीम, ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग इन्होंने एक डिबेट नहीं करवाया, एक प्रोग्राम नहीं कराया, सवाल से ये सरकार से ये सवाल नहीं किया कि आप क्यों एसबीआई को रोक रहे थे इन डेटा को सुप्रीम कोर्ट को ये डेटा नहीं देने के लिए, क्यों आप मना कर रहे थे, क्यों एसबीआई पे बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सारी चीज है। आप एज ए कॉमन पर्सन अगर आप ये सब चीजें एक्चुअली ये मेन फोकस ये है कि लोगों के पास ये मसला जाए ही नहीं, इनको डाइवर्ट करके रखो और जो चीज सरकार चाहती है उसी चीज को दिखाते रहो, जिससे लोगों के पास सही चीज नहीं पहुंच पाए। आप अब चाहे केजरीवाल का अरेस्ट हो, चाहे और भी विपक्षी पार्टियों पे जिस ढंग से आप आक्रामक रूप अपनाए हुए उनको जिस ढंग से आप शिकंजा कसते जा रहे हो इलेक्शन के वक्त, जो ये एक अब बाहर के देश लोग भी नोटिस कर रहे हैं, इस पे भी अब सरकार से सवाल उठना चाहिए था। क्यों आपके फ्रेंड्स जर्मनी, आपके फ्रेंड्स यूएस, क्यों आप आपसे सवाल कर रहे हैं, क्यों उनको ये लग रहा है कि इंडिया का डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स थोड़ा कम होता जा रहा है, कि यहाँ पे सरकार विपक्षी लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है। ये बहुत सारे सवाल जो मीडिया को पूछना चाहिए और उस पर डिबेट होना चाहिए, लोगों को सजग करना चाहिए और लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए ऐसे वक्त में जब वो लोग इलेक्शन मोड में है और एक नई सरकार चुनने जा रहे हैं। एक इन्फॉर्म्ड डिबेट होना चाहिए, नहीं कर रही है मीडिया, केवल उन्हीं मसलों को लेकर जा रही है जो सरकार चाहती है और जो सरकार के लिए सहूलियत हो। राष्ट्रवादी पत्रकार ये लोग हैं जो सत्ता पक्ष के जो की पार्टी है या सरकार है उसके पक्ष में बैटिंग ये लोग करते हैं, इसे राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जाता है। आप भी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार की क्या परिभाषा है? पता नहीं, पत्रकार का कोई न राष्ट्र होता है न धर्म होता है। पत्रकारिता, इफ यू आर इन ए प्रोफेशन, इन दिस प्रोफेशन यू आर लाइक पत्रकार। आप अपने कलम के साथ ऑनेस्ट हैं, आप रिपोर्टिंग के साथ ऑनेस्ट हैं, यही आपका नेशनलिज्म है, यही आपकी ऑनेस्टी है। आप इसको नेशनलिज्म बोले चाहे पत्रकारिता बोले, बस यही है। आप एज ए जर्नलिस्ट आप यू आर ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन। नेशन तो आता ही नहीं, आप अपना काम करें तो यू आर ऑनेस्ट, उसमें न देशभक्ति का सवाल है न और भी। एक पंक्ति में अगर ये पूछे कि पत्रकारिता का जो एथिक्स है, पत्रकारिता का जो धर्म है वो क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अपना आप एक रिपोर्टिंग, जो जब आप जर्नलिज्म स्कूल में होते हो तो वो सिखाते हैं कि जो
आप रिपोर्टिंग करें बैलेंस बोथ साइड्स, यू आर नाइदर विद देम नॉर विथ अदर पार्टी, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और एक धर्म ये भी होता है कि आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आपको लग रहा है गलत है, उसको जरूर हाईलाइट करना चाहिए। आप समाज से परे नहीं है, कटे नहीं है, आपको समझ है कि जो गलत हो रहा है उनको हाईलाइट जरूर करना चाहिए। तो एक जी चूंकि आप सजग है, आपसे ज्यादा उम्मीद होती है लोगों को, समाज के लोग बोलते हैं कि जो पत्रकार लोग भी तो ये सवाल नहीं कर रहे, मीन्स कि जो ये समाज के लोग आपसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए, और अगर आप खरे नहीं उतरे समाज के ये एक्सपेक्टेशंस पे, तो वो आप फेल कर रहे हैं अपने 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 जो धर्म है, राजधर्म है जो पत्रकारिता का, उसको फुलफिल करने में। जी, हम एक डेटा को कोट यहाँ हम करना चाहते हैं। आप भी गौर से देखिएगा जरा। ये डेटा है फ्रीडम हाउस के फ्रीडम इन द वर्ल्ड डेटा के अनुसार पिछले एक दशक में दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता खराब हो रही है। खुले समाजों और सत्तावादी राज्यों में दमन के नए रूप समान रूप से सामने आ रहे हैं। यह प्रवृत्ति यूरोप में सबसे तीव्र है, जो पहले अच्छी तरह स्थापित स्वतंत्रता का गढ़ था। इसमें जो लिखा है, इस डेटा के अनुसार जो तानाशाही की तरफ जो सत्ता बढ़ती है, तो लोकतंत्र का हश्र, ये मीडिया का हश्र यही होता है। और ये यूरोप का भी, इसमें यूरोप को भी कोट किया है कि पहले जो स्थिति थी वो स्थिति वहां भी नहीं है। कई देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पहले से उसका स्तर गिरा है, स्थिति गिरी है। तो एक तो ये है। दूसरा एक बहुत अहम चीज इस डेटा में उसका जिक्र है। ये भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आगे बातचीत करने में सहूलियत होगी, इसको जरा ये देखना जरूरी है। यह समस्या दक्षिण पंथी लोक लुभावनवाद के साथ उत्पन्न हुई है, जिसने कई लोकतांत्रिक देशों में बुनियादी स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया है। लोक लुभावन नेता खुद को उदार अभिजात वर्ग और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ पीड़ित बहुमत के रक्षक के रूप में पेश करते हैं, जिनकी वफादारी पे वे सवाल उठाते हैं और तर्क देते हैं कि राष्ट्र के हितों, जैसा कि वे इसे परिभाषित करते हैं, को प्रेस की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और खुली बहस जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खत्म करना चाहिए। पॉपुलिस्ट लीडर के रूप में, जैसे इंडिया इंडिया में ही आप देखिए जिस ढंग से मोदी अपने को ही, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने को ही इतना पॉपुलिस्ट लीडर के रूप में दिखलाना चाहते हैं, एट द सेम टाइम जितने भी लिबरल वैल्यूज हैं, प्रेस फ्रीडम हो, उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। उनको उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया, इंस्टीट्यूशंस को इस ढंग से कैप्चर कर लिया कि आप अब सवाल नहीं कर सकते। इधर के हाल के दशकों में दुनिया भर के देशों में, कई देशों में दक्षिणपंथी सरकारें बनी हैं, और जहां जहां दक्षिणपंथी सरकारें बनी हैं वो अंध राष्ट्रवाद, और जहां जहां अंध राष्ट्रवाद है, जहां जहां देशभक्ति को सबसे ऊपर रख करके, और जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो समझते हैं कि वो विष्णु के अवतार टाइप के लोग हैं, तो वहां वहां लोकतांत्रिक जो मूल्य है, जो नागरिक अधिकार है, जो मानवाधिकार है, उसका हनन तो हुआ ही है। प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई है। तो ये दक्षिणपंथी और अंधराष्ट्रवाद और अब बाजारवाद को भी जोड़ लें, तो ये सब मिल करके पत्रकारिता को, मीडिया की स्वतंत्रता को ध्वस्त तो नहीं किया। कर ही रहा आपके सामने, तो हमारा ही एग्जाम, हमारे देश का ही एग्जाम्पल है। आपको यूरोप जाने की जरूरत ही नहीं है। यूरोप में तो चलिए अभी भी करेक्शन हो सकते हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह अभी भी स्ट्रांग है, तो उतना पतन नहीं हुआ जितना पतन हमारे यहाँ पिछले 10 साल में हो गया। आप राष्ट्रवाद के नाम पे, जो ब्लाइंड नेशनलिज्म के नाम पे आप यूनिवर्सिटी का कल्चर ख़त्म कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट मीडिया का कल्चर ख़त्म कर रहे हैं। आप कहीं भी, अब ये हो गया कि आप, आज ये स्थिति है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे कहीं भी पब्लिक प्लेस में, आप गवर्नमेंट को के जो पॉलिसीज़ के खिलाफ
चाहे पॉलिसीज को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ओपनली। क्वेश्चनिंग से इनको प्रॉब्लम हो गया। अब ये एक की जो सरकार कर रही है, जो जो निर्णय ले रही है वो सब सही है, और सरकार के गलत निर्णय को आप हाईलाइट नहीं कर सकते, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब ये हो गया, अब इसको आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कहेंगे वो आप देशद्रोही हैं, आप नेशनलिस्ट नहीं है। हाउ कैन यू क्वेश्चन मोदी, ही इज द बिगेस्ट फिगर। आप ये कहेंगे मोदी मोदी तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट अबाउट मोदी, इट्स अबाउट हिज पॉलिटिक्स, हिज पॉलिसीज। आप उनकी पॉलिसीज पॉलिटिक्स उनके लोगों के लिए समझ में आती होगी, लेकिन दूसरे लोग उनको नहीं, उनको समझते हैं कि जो उनका जो कुछ डिसीजन है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, कुछ पॉलिसीज है, गलत है। वो सवाल तो उठाते, डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि सवाल उठाते, इंडिविजुअल्स का तो नहीं है। यहाँ पे तो अंतर्राष्ट्रवाद के साथ साथ एक ऐसे फिगर को आप जन्म दे रहे हो कि जिनको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। एक डीइफिकेशन जो हो रहा है इंडिविजुअल का कि ही इज गॉड। अब ये प्रॉब्लम है। अब आप एक अंधभक्ति को ऐसे ऐसे इस ढंग से प्रमोट कर रहे हो कि क्वेश्चनिंग हो ही नहीं सकता। तो इस एक प्रॉब्लम है। इस वजह से अगर आप पत्रकारिता इम्पैक्ट हो रहा है तो आप एज एन इंडिविजुअल भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि जो आप सबके सबके सब लोग एक एज एन इंडिविजुअल कभी न कभी मन में सवाल आता है, आप कोई न कोई मसले पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो रेज करना चाहते हैं। अब ये वक्त आ गया कि अगर आप कोई सवाल उठाएंगे एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, समाज में एक सिविल सोसाइटी के मेंबर के रूप में, तो आप वो सवाल ऐसा माना जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप उसके लिए पनिश हो सकते हैं। अब ये वक्त आ रहा है। तो ये एक चैलेंजिंग टाइम है सबके लिए एज ए मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी। और ये हमें अब सबको कोशिश करना है कि कैसे जो स्पेस हमारा था वो और संकुचित न हो, और कम से कम हम अपना स्पेस बचा कर रखें। लेकिन ये चैलेंजिंग टाइम है। अगर हम जो पत्रकारिता जिस फील्ड में है, अगर वही सरेंडर कर देंगे तो आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसमें एक कारण ये भी तो नहीं है कि जो सत्ता की दरबारी में जो भी मीडिया घराना लगा हुआ है, जो उसके मालिक या पूरी टीम उसकी लगी हुई है, उसके पीछे कारण ये तो नहीं है कि जो जो भी मीडिया घराना है, जो उसके मालिक हैं, वे पहले स्वतंत्र थे एक तरीके से। अब तो अडानी अंबानी से लेकर के जो बड़े बड़े देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, वे उसके मालिकान बन गए हैं, और फिर वो सत्ता के साथ उसका रिलेशन है उन लोगों का। तो फिर स्वतंत्र हो, ये तो संभव ही नहीं। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। आप देखिए ज़्यादातर जो मीडिया हाउसेज हैं, इन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में है, कॉरपोरेट हाउसेज के हाथ में है। और इनका कॉरपोरेट हाउसेज के जो इंटरेस्ट हैं, केवल बिजनेस इंटरेस्ट काफ़ी मीडिया से ज़्यादा लंबा चौड़ा है। और ये मीडिया को क्रिटिकल रख कर सरकार को क्वेश्चन करेंगे, क्रिटिकल रखकर अपने बिजनेस को भी बढ़ाएंगे, ये संभव नहीं है। तो वो तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो तो सरकार को सवाल सरकार से सवाल तो कर ही नहीं सकते इनके मीडिया। वो तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज होंगे। ये कॉरपोरेट मीडिया एक प्रॉब्लम है। अब तो साफ साफ हो गया कि जो अदानी अंबानी और भी जितने इन्हीं लोगों के हाथों में ज़्यादातर मीडिया हाउसेज हैं, और इनके साफ साफ लिंक्स हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, रूलिंग पार्टी के साथ। अभी आप ये समझिए, जब इतना ओपन लिंक्स है तो आप ये सोचना ही बेकार है। ये सोचना एक नासमझी होगा कि वो क्रिटिकल हो जाएंगे, वो निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। तो हम उस वक्त में तो जी ही नहीं रहे कि जो हम इस ढंग से सोचे। हाँ, उन्हीं लोग वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकते हैं जो कॉरपोरेट डोनेशंस पे नहीं सरवाइव करते हैं, जो सब्सक्रिप्शंस पे सरवाइव करते हो, जो अभी भी मानते हैं कि पत्रकारिता को जीवित रखना चाहिए। तो कुछ लोग वेबसाइट्स, कुछ ऑनलाइन जर्नलिज्म ही है जो अभी भी सरकार से सवाल करते इस रहती है। दौर और में सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत के रूप में उसके समानांतर खड़ा हुआ है। उस पर भी
उसको भी एक तरीके से अपने कब्जे में करने के लिए अभी कानून लाने में सरकार लगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो सब कुछ रुका है। इसी बात की पुष्टि एक इसी रिपोर्ट में, जो जिस रिपोर्ट की मैंने चर्चा की डेटा की, उसमें है कि हंगरी में विक्टर ओर्बन की सरकार और सर्बिया में अलेक्जेंडर वुसिक के प्रशासन को आलोचनात्मक पत्रकारिता को खत्म करने और अन्य जगहों पर लोक लुभावन ताकतों के लिए रास्ता बनाने में बड़ी सफलता मिली है। दोनों नेताओं ने मीडिया के स्वामित्व को अपने करीबियों के हाथों में सौंप दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापक पहुंच वाले आउटलेट सरकार का समर्थन करें और अपने कथित विरोधियों को बदनाम करें। हंगरी में जहां यह प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है, लगभग 80% मीडिया का स्वामित्व सरकारी सहयोगियों के पास है। हाँ, वो तो ये जो है, ये प्रयोग हंगरी में या बाकी जो ये सर्बिया में जो किया गया कि सरकार अपने सहयोगी, मतलब जो करीबी, करीबी का मतलब कि आज भारत में सत्ता का करीबी तो दो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं ही, अडानी अंबानी, और भी बहुत सारे होंगे। तो पहले क्या किया गया कि मीडिया को या तो उसके शेयर पहले खरीदे गए या पूरी तरह मीडिया घरानों को खरीद लिया, आज तक हो, एनडीटीवी हो, बाकी जो और भी जो है आर भारत से लेके तमाम। तो ये प्रयोग जहां जहां दक्षिणपंथी सरकारें हैं वहां वहां ये किया गया कि पहले सरकार को अपने करीबियों के हाथों में लाओ और फिर मीडिया को एक टूल बना के विपक्षी दलों को बदनाम करने का एक हथियार बनाओ। ये दुनिया के दूसरे देशों में प्रयोग हुए हैं जो इस रिपोर्ट में या इस डेटा में, और भारत में भी 100% वही हो रहा है। हो ही रहा है। हंगरी एग्जाम्पल है, हंगरी में पिछले 10 साल से ऑसबॉर्न वहाँ के राष्ट्रपति हैं। सर्बिया में भी वो दक्षिणपंथी कंट्रीज में है, इसीलिए यूरोपियन जो आपने जो रिपोर्ट दिखाया इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज का वो जिक्र कर रहे हैं। अब इंडिया में भी वही है, अक्षरशः वही चल रहा है। लेकिन उम्मीद है अभी जो है तो सोशल मीडिया से ही है और उन 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 मीडिया हाउसेस से है जो सब्सक्रिप्शन पे चल रहे हैं। जैसे आप देखिए, एक बड़ा तबका अभी भी चाहता है कि जो एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग हो, क्रिटिकल रिपोर्टिंग हो। आप रवीश कुमार का शो देख लीजिए, रवीश कुमार का ही देख लीजिए, सब उनका सब्सक्रिप्शन फीस इंडिया टुडे जो वन ऑफ द लीडिंग मीडिया हाउसेस है इंडिया में, उनसे ज़्यादा है। एक इंडिविजुअल यूट्यूबर का सब्सक्रिप्शन बेस उनसे ज़्यादा है। तो इसी से आप अगर और भी दूसरे को ऐड कर ले इसमें, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक बहुत बड़ा तबका चाहता है कि कम से कम मीडिया जो अपना एक जो रिपोर्टिंग अपना तौर तरीका जो इनका पुराने ढंग का रहा है, एक क्रिटिकल रिपोर्टिंग का, निष्पक्ष रिपोर्टिंग का, और अपने को एक तटस्थ रूप में रखकर सारे चीज़ों को जिस ढंग से सरकार को एक्सपोज करते रहे पास्ट में, उस ढंग से अगर रिपोर्टिंग करे तो बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस है। और ये सरकार अब सरकार अपना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके बहुत सारे मीडिया हाउसेस को प्रेशराइज करने की कोशिश करती है। अब वो इससे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं और पाला बदल लेते हैं या फिर अपना तौर तरीका बदल लेते हैं, सवाल करने का तरीका बदल लेते हैं। एक चैलेंज है, जी, चैलेंज तो है। हम अपने दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं इस ओर कि मीडिया जिसको, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्यधारा की पत्रकारिता, जो टेलीविजन चैनल्स हैं या बाकी कुछ अखबार हैं, कैसे आपकी यानी जनता के मुद्दों को छोड़कर दिन रात धार्मिक जो मुद्दे हैं उस तरफ आपके ध्यान को ले जाया जाता है, और कैसे नीचता जो है उसके हद से भी नीचे जाकर के अखबार या टेलीविजन चैनल्स आपके खिलाफ काम कर रहे हैं और विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मीडिया का काम होता है जो लोकतंत्र के बाकी स्तंभ हैं उसको सजग बनाए रखना, सच्ची खबरें लाकर सत्ताधारी दल से या पार्टी से या सरकार से सवाल पूछ के उसे प्रतिबद्ध बनाए रखना। लेकिन ये फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है। एकमात्र विकल्प सोशल मीडिया है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए, उस पर भी अंकुश लगाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल उम्मीद तो नहीं है, लेकिन पाठकों को, दर्शकों को जागरूक होना होगा, मीडिया के चाल चरित्र चेहरा को पहचानना होगा और फिर खबरों का चयन अपने हित में करना होगा। बस यही है
और सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो राष्ट्रवादी बनकर के सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं, उसको पहचानना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने वक्त दिया है और बहुत अच्छी चर्चा हुई। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।